अधिक सत्र का विषय है पुत्रमोह और पुत्रमोह का राजनीतिक परपक्ष। उस विषय में मैं मेरी बातें रखूंगा, शायद आप लोगों को उपयोगी लगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। इसके बारे में अगर कोई संशय हुआ, कोई प्रश्न हुआ तो हम लोग अगले सत्र में या इस सत्र में जब भी समय मिलेगा हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस विषय के 3 पक्ष हैं। एक पक्ष है प्राकृतिक पक्ष, दूसरा है राजनीतिक पक्ष और तीसरा है आध्यात्मिक पक्ष। नैसर्गिक पक्ष के बारे में मैं पहले अपनी बातें रखता हूँ। नैसर्गिक पक्ष ऐसा रहा कि प्रेम का होना बड़ा नैसर्गिक बात है, प्राकृतिक बात है। प्रकृति के जितने जीव हैं सभी एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और इंसान भी प्रेम रखता है। इंसान जब जन्मता है तो सबसे पहले वह अपने माता से प्रेम रखता है, जैसे उसकी बुद्धि बढ़ती है धीरे धीरे पिता से प्रेम रखता है, भी घर के अन्य लोगों से प्रेम रखता है और इसी तरीके से उसका प्रेम जो है उसकी आवश्यकता के अनुसार बढ़ता जाता है। उम्र बढ़ने के साथ जो है अपने मित्रों के साथ प्रेम करता है, फिर प्रेमिका के साथ प्रेम करता है और फिर पत्नी के साथ प्रेम करता है, जहाँ पे उसके प्रेम को थोड़ी सी स्थिरता मिलती है। समय बीतने के साथ जब उसे पुत्र हो जाता है तो उसका मोह जो है पुत्र के प्रति ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पुत्र में उसका शेष होता है, पुत्र के प्रति उसका आकर्षण होता है, पुत्र में उसका रक्त होता है। इसलिए पुत्र के प्रति प्रेम होना बड़ी ही प्राकृतिक बात है। इसमें कोई जो है नई बात नहीं है। यह युगों से रहा है, सदा रहा है और सदा रहेगा। इसमें जो है किसी प्रकार का किसी को संशय नहीं होना चाहिए। अब हमें यह भी समझने की जरूरत है कि पुत्र प्रेम और पुत्र मोह में क्या अंतर है, प्रेम और मोह में क्या अंतर है। बारीकी से देखें तो हमें समझ में आएगा कि इसमें बहुत अंतर है। इसके अगर परिणामों को जाना जाए तो हमें समझ में आएगा कि यह बड़ा विनाशकारी हो जाता है अगर प्रेम मोह में पलट जाए तो। दोनों के अंतर को पहले बता देता हूँ। प्रेम में शक्ति है, मोह में आसक्ति है। प्रेम में ताकत है, मोह में कमजोरी है। किसी के प्रति आपका मोह हो जाए तो आपकी कमजोरी बन जाता है। प्रेम में सम्मोहन है, मोह में मोहन है। प्रेम आपको ताकत देता है और मोह जो है आपकी कमजोरी बन जाता है। प्रेम आपसे बहुत सारे अच्छे कार्य करवा देता है, आपको समाज में सम्मान देता है, और मोह सारी विकृतियों को अपने अंदर जकेड़ लेता है। तो ये रहा प्रेम और मोह का अंतर। तो प्रेम होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको मोह में परिवर्तित हो जाना, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को उस चीज़ से बांध लिया है और वह चीज़ आपको कहीं ना कहीं दुष्परिणाम पहुँचाएगी। तो ये तो रहा कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है। हम लोग मोह की चर्चा करने वाले हैं। मोह के बारे में ऐसा है कि अब मैं आध्यात्मिक पक्ष पे आऊँ तो आध्यात्मिक पक्ष में पिता पुत्र के मोह की अनगिनत कथाएं हैं। मैं 4-5 कथाओं का आप लोगों के सामने जो है जिक्र करना चाहूँगा। एक दृष्टांत आता है भगवान राम के और दशरथ के, कि राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण को त्याग दिया। कथा आप लोग सब लोग जानते हैं, इसलिए इसके जो है विरोधी पक्ष के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। इसके विरोध में कुछ कहने जैसी बात है नहीं। एक प्रेम और है कैकेयी का और उसके पुत्र का प्रेम। कैकेयी का उसके पुत्र का प्रेम भरत के साथ, उसके बारे में भी आप सारे लोग जानते हैं। एक प्रेम और भी आता है धृतराष्ट्र का पुत्र प्रेम, जो कि उसके बारे में भी आप सारे लोग जानते हैं कि भाई उसके वजह से पूरे कौरव वंश का नाश हो गया, इतनी बड़ी सेना का नाश हुआ, इतने सारी विकृतियाँ समाज में पली पनपी और क्या क्या हुआ आप लोग सारे लोग जानते हैं। मैं और एक विषय रखना चाहूँगा जिस विषय पे आमतौर पे चर्चा नहीं होती है, वो भी महाभारत से जुड़ा हुआ है और जो हमारे विषय को समझने में हमें आसानी प्रदान करेगा। वह है द्रोणाचार्य और उसके पुत्र से उसका पुत्र मोह। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। अब देखिए, समझिए इस बात को कि पुत्र मोह में व्यक्ति कहाँ कितना गिर सकता है, समाज और देश को और लोगों को कितना क्षति पहुंचा सकता है। इसे एक दृष्टांत से आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यह दृष्टांत आप लोगों को पढ़ने में कम इसलिए आया होगा क्योंकि हमारा देश जो है बड़ा प्रगतिशील विचारधारों का है, इसलिए हम लोग निगेटिविटी बातों को कम चर्चा में लाते हैं। इसलिए ये बातें जो है चर्चा में नहीं आती, तो हमें नहीं ज्ञात हुआ होगा जो मैं रखना चाहूँगा। द्रोणाचार्य का जो पुत्र था, जब उसका जन्म हुआ तब द्रोणाचार्य बड़ी विषम परिस्थितियों में था। उनके पास खाने तक की व्यवस्थाएं नहीं थी। ऐसा भी वेद में लिखा गया है कि उन्होंने अपने पुत्र को दूध की जगह आटे का घोल पिला के उसको बड़ा किया। ठीक है, ये उनकी जो है उस समय की स्थिति थी। समय बदला और धीरे धीरे राजघराने के संपर्क में आ गए और राजघराने में आए तो उनको जो है धर्मगुरु का वहाँ पे जो है शिक्षक का पोस्ट मिल गया और सरकारी वहाँ के व्यवस्थापक बन गए राजकुमारों को ज्ञान देने के लिए। और फिर उनका समय बदला, लेकिन उनका पुत्रमोह जो है पुत्र के प्रति बड़ा आसक्त रहा। अब पुत्रमोह में उन्होंने क्या क्या गलतियां की, इसको जानना बड़ा जरूरी है, जो हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बल देगा।
द्रोणाचार्य जी ने अपना जीवन भर यह बात लोगों को बताती है कि मेरा सबसे प्रिय शिक्षक अर्जुन है और मैंने सारे ज्ञान उसको दिए हैं, सारे शस्त्र ज्ञान दे दिए और अर्जुन के बराबर इस दुनिया में कोई धनुर्धर है नहीं। यह बात उन्होंने दुनिया में सबको बताया, जो हम आप भी कहीं ना कहीं अवश्य सुने होंगे। सच्चाई यह नहीं थी। सच्चाई यह थी कि उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण जो है उनके पास अस्त्र था, नारायणास्त्र, वह उन्होंने अर्जुन को नहीं दिया। वह उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को दिया, क्योंकि उनको पुत्र से मोह था, अपने पुत्र को श्रेष्ठतम बनाए रखना चाहते थे। और उसका हस्त्र क्या हुआ? उसका हस्त्र ये हुआ कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने जब नारायणास्त्र को चलाया तो उस नारायणास्त्र को थामने की जो है कुद्दत, काबिलियत अर्जुन में नहीं थी। अगर भगवान कृष्ण उस समय अपने योग विद्या को न चलाते तो पूरा पांडव, पूरा महाभारत के जितने पात्र थे सारे उस समय खत्म हो जाते। यह ज्ञान जो है द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र मोह में अपने पुत्र तक सीमित रखा, यह जानते हुए कि उनका पुत्र अयोग्य है, क्रोधी है और अविवेकी है, लेकिन पुत्र मोह में उनसे कितना बड़ा जो है अनर्थ करवाया, ये इसका एक उदाहरण यह रहा। एक उदाहरण और मैं उन्हीं का बताऊं कि यह भी आप लोगों ने शायद कहीं बड़े मुश्किल से सुना होगा, एकलव्य के बारे में। एकलव्य जब उनके पास जो है ज्ञान लेने के लिए आया तो एकलव्य की क्षमताओं को वह जान चुके थे और इसीलिए उन्होंने यह स्टैंड लिया कि चूंकि मैं राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, उसको शिक्षा से वंचित कर दिया। अब एकलव्य ने अपने कर्तव्य से, अपनी कर्तव्य परायणता से उसने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जब इनके पास आया दिखाने के लिए भाई हमने ज्ञान ले लिया और आप अपनी दक्षिणा भी ले लीजिए, फिर उन्होंने पुत्र मोह का छल जो है इनके दिमाग में हावी हुआ और इन्होंने जो है बड़े छल से एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। अंगूठा मांगने के पीछे उन्होंने लोगों को बताया कि भैया हम नहीं चाहते कि जो है अर्जुन का प्रतिद्वंदी बने, लेकिन बात यह नहीं थी। बात यह थी कि वह अपने पुत्र को शेष बचाना चाहते थे। यहाँ भी उनका छल था पुत्र मोह के प्रति। तीसरा एक दृष्टांत और आता है जो बड़े पैमाने पे है कि जब महाभारत में युद्ध का बिगुल बज गया और लोगों का चयन होने लगी कि कौन इधर रहेगा कौन उधर रहेगा, तब दुर्योधन एक ऐसे व्यक्ति थे जो युद्ध में न सहभागी होते तो भी चल जाता, उनका किसी के प्रति लड़ने का कोई दायित्व तो नहीं था क्योंकि वो राजघराने से थे नहीं, वो वहाँ के ब्राह्मण थे। चाहते तो जो है निष्पक्ष रह सकते थे। वास्तविक रूप से उनको अर्जुन की तरफ से होना चाहिए था क्योंकि जीवन भर दिखाते आए कि मुझे प्रेम अर्जुन की तरफ से है, लेकिन चूंकि अपने पुत्र को राज शासन से प्राप्त व्यवस्थाओं को उनको जो है जारी रखना था, इसलिए उन्होंने जो है राज शासन की तरफ से लड़ने का प्रण किया और अपना मंतव्य व्यक्त किया, उसी तरफ से उन्होंने लड़ा भी। यह जो तीन दृष्टांत मैंने बताया, तीन दृष्टांत यह बताने के लिए है कि आज के भी राजनेता अगर पुत्र मोह में ग्रसित हो जाएं और उन्हें प्रेम और मोह के बीच का अंतर न मालूम पड़े तो उनके द्वारा समाज का, देश का, लोगों का, इतिहास को क्या क्या क्षति हो सकती है। यह तीन बातों से आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। अब आते हैं इसके राजनीतिक पक्ष के ऊपर। राजनीति में ऐसा है कि राजनीति को, चलिए पहले मैं बता देता हूँ राजनीति है क्या। आमतौर पर लोग राजनीति को गलत समझते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति को गलत समझने का कोई कारण नहीं है। राजनीति जैसी अच्छी चीज़ इस दुनिया में बनी नहीं है। उसका ये पीछे एक मैं तर्क देता हूँ। गंगा नदी को सारे लोग पूछते हैं, आज से नहीं सदियों से पूछते आ रहे हैं। उसके आध्यात्मिक कारण जो भी हो, लेकिन मैं उसका जो है एक बौद्धिक कारण बता दूं जो सबसे बड़ा है। गंगा नदी जो है 2500 किलोमीटर की जर्नी करती है जब वो हिमालय की गोद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त होती है। 2017 के आसपास जो है भारत देश में भ्रमण करती है और बाद के जो है 453 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश में भ्रमण करती है। अब इतने दूरी के दौरान वह तीन बड़े बड़े राज्यों, उस समय के तीन बड़े बड़े राज्यों के लोगों के जीवन यापन का प्रमुख स्रोत गंगा नदी ही थी। आज तो 5 राज्य हो गए, उत्तराखंड भी बढ़ गया और आपका झारखंड भी बढ़ गया, नहीं तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य पूर्णतया जो है गंगा नदी के ही उसके ऊपर जीवित थे। कैसे जीवित थे? गंगा नदी 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर भूमि को सिंचित करती है। तो जितनी बड़ी भूमि को सिंचित करती है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आज भारत भूमि की आबादी 120 करोड़ है और ये तीनों राज्यों की आबादी 40 करोड़, यानी 1/3 भारतीयों का भरण पोषण आज भी कहीं न कहीं गंगा के ऊपर ही है ना। इसके अलावा और एक बात बताऊं कि दुनिया के और हिंदुस्तान के जो टॉप के 10, 12, 15 शहर हैं, उनकी भी व्यवस्था, उनका भी उन्नयन, उनका भी व्यवस्थापन गंगा नदी के जरिए ही है। तो जिस गंगा नदी से इतने सारे 1/3 लोगों का जो है भरण पोषण हो रहा हो वो हमारे लिए पूजनीय है, इस बात को माना जा सकता है।
अब इसके राजनीतिक पक्ष में इसका क्या कहना है मेरा? दुनिया की आबादी वर्तमान समय में 800 करोड़ लोग हैं और ये 800 करोड़ लोगों का पूरा जीवन, पूरा मरण, पूरा भरण, पूरा खुशियाँ, पूरे दुख सारे के सारे राजनीति से संचालित हो रहे हैं। तो अगर एक गंगा नदी जो है 40 करोड़ लोगों का यापन करके और अगर इतनी पूजनीय हो सकती है, तो जो 800 करोड़ लोगों का जीवन यापन कर रहा है, उनके जीवन को संचालित कर रहा है, वह प्रदूषित हो ही नहीं सकता। तो पहली बात तो इस बात को बिल्कुल गलत मान लीजिए, राजनीति कहीं से गलत नहीं। अब आते हैं मुख्य बिंदु पे। राजनीति क्या है? राजनीति जो है एक कुटिल व्यवसाय है, इसके पीछे तमाम कुटिलताएं भरी रहती है। इस बात को सबको मान लेना चाहिए। कोई अगर इस बात के भ्रम में रहता है कि राजनीति जो है समाज सेवा का या व्यक्ति निर्माण का या किसी और तरीके से जन सेवा की प्रक्रिया है, तो यह बिल्कुल असत्य बात है। सार्वभौमिक सत्य रहा कि इसका जन सेवा से, समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति जो है विशुद्ध रूप से एक तरीके के व्यापार है, एक तरीके की कुटिलता है, एक तरीके की क्षमता है, जो जिसमें आ जाता है वो लोगों का संचालन करता है। और यह भी सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा, कहीं खत्म होने वाला नहीं। तरीका चाहे जो बदल जाए। तो ये तो एक बात हो गई। अब राजनीति बनती कैसे है, राजनीति होती कैसे है? राजनीति के लिए आपके पास पावर की जरूरत होती है, पावर के लिए आपको धन बल चाहिए या आपके पास बाहुबल होना चाहिए। और धन और बाहुबल के लिए आपके पास तमाम तरीके के आपको जो है उद्यम, तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। उसमें से कुछ नैतिक होंगे, कुछ अनैतिक होंगे। आपको अनैतिक पक्ष ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए आपको लगता है कि चीज़ें गलत है, लेकिन गलत कदापि नहीं है। अगर उन्हें शासन चलाना है तो इस तरीके की व्यवस्थाओं के प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ेगा। अब इस पहलू पे हम लोग ज़्यादा चर्चा न करें, क्योंकि ये थोड़ा सा व्यक्तिगत हो जाता है। अब इस राजनीति के तंत्र को चलाने के लिए बहुत सारे अनैतिक कार्य हर नेताओं को करना पड़ता है। उन्हें धन का स्रोत बनाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे भी उद्यम उन्हें करने पड़ते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन करनी उनकी व्यवस्था है। अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो उनको करना है, धरना है। उसमें हमको ज़्यादा आंतरिक में जाने की जरूरत नहीं, बट ये सबके साथ है, इसमें कोई जो है गलत बात है नहीं, ये भी आप मान के चलिए। अब हमारे विषय पे आ जाते हैं। हमारे विषय में विकृति कहाँ है? हमारे विषय में पुत्र मोह की बात पे हम लोग आ जाते हैं। पुत्र मोह के विषय में राजनीति का परिपक्ष ऐसा है कि हमारी एक जो प्रक्रिया सदियों से चली आई है कि जो भी पिता प्राप्त करेगा उस पर एकमेव अधिकार उसके बच्चों का होगा और किसी का होना नहीं है, यह तय बात है। तो जो राजनेता, जो भी जो है समाज सेवक किसी भी कृत्य से अगर अपने लिए कोई चीज़ व्यवस्थाएं खड़ी कर रहा है, अपने लिए संपत्ति बना रहा है, अपने लिए पार्टी बना रहा है, जो भी बना रहा है, तो उसके लिए उसको उत्तराधिकारी ढूंढना उसका काम है, नैसर्गिक काम है, और वो करता है। और करे तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो वह करता है, तो ये बातें हो जाती है। तो अगर पुत्र प्रेम में अपने पुत्र को कुछ वह सपोर्ट कर रहा है, इसे भी बहुत ज़्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं। सब्जेक्ट क्योंकि पुत्र मोह में परिवर्तित न हो जाए, जैसा कि आजकल हमें इधर उधर देखने को मिलता है। और मैं थोड़ा सा संकीर्णता से आ जाऊँ तो कांग्रेस ने एक लाइन बहुत बढ़िया बताया था इसी बात को सपोर्ट करते हुए, लेकिन चूंकि कांग्रेस इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता, इसलिए इस लाइन को महत्व नहीं दिया गया, लेकिन वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने कहा था कि वंश परंपरा हिंदुस्तान में पिछले 75 साल से नहीं है। जिसका भी नाम लीजिए, जिसको भी आप वंश परंपरा के जो है तरीके से आगे आए हुए समझ लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं चुन के आया हुआ है, चुनी हुई प्रक्रिया से आया हुआ है। तो किसी ने किसी को लाके बैठा दिया, ऐसी बातें इक्का दुक्का को छोड़ के आमतौर पर नहीं है। यह बातें अपने आप में एक जरूरी बात थी। तो अब आखिर की बात में, आखिर के पॉइंट में आ जाता हूँ कि राजनीति में पुत्रमोह जो है यह गलत तब हो जाता है जब आप पुत्रमोह के चक्कर में सारी नैतिकता को, सारी सामाजिकता को, सारे उपक्रमों को आप दांव पे लगा देते हैं। और इसी चीज़ से नेताओं को बचना चाहिए। और बचना इसलिए चाहिए कि जिस पुत्र के पीछे यह सब वो कुछ करना चाहते हैं, उस पुत्र की गुणवत्ता का ध्यान वो भूल जाते हैं, जो कि उनको रखना चाहिए। तो पुत्रमोह गलत है, पुत्र प्रेम कदापि गलत नहीं है। धन्यवाद।